छात्रों, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न मेल किया गया था। आज हम लोग का टॉपिक है सारणिक क्या होता है, सारणिक का विस्तार कैसे किया जाता है, सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं और उसकी सहायता से हम गुणधर्मों की सहायता से कैसे सारणिक को हल करते हैं। ठीक, तो पहले देखा जाए तो छात्रों, सारणिक का विस्तार ऐसा ही कहा जाए कि सारणिक का आविष्कार मुख्यतः युगपद समीकरण को हल करने के लिए किया गया। ठीक, जैसे यहाँ देखा जाए, हम के रूप में देखा जाए, जैसे युगपद समीकरण है a1x प्लस b1i बराबर 0, समीकरण नंबर 1 ले लिया गया है। a2x प्लस b2i बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ले लिया गया। ठीक, अब पहले समीकरण को लेकर के पहले समीकरण हल करके x बटा वाई का मान निकाला गया, माइनस b1 बटा a1 आ गया है। दूसरे समीकरण से x बटा वाई का मान माइनस b2 बटा a2 आया हुआ है। यहाँ भी x बटा वाई बराबर इतना है, x बटा वाई बराबर है, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। दोनों मान आपस में बराबर करने के बाद आ गया b1 बटा a1 बराबर हो गया b2 बटा a2। तीरे गुणा कर देंगे, तीरे गुणा करने के बाद आ रहा है a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए, इसको ऐसे रख दिया गया, दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच a1 b1 a2 b2 ऐसे लिख दिया गया। ठीक, a1 गुणे b2 ऊपर से, पर ऊपर से नीचे a1 b2 फिर माइनस करके a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब इस व्यंजक को ऐसे रख लिया गया है। इसी कहा गया सारणिक कहलाया है। ठीक, यह सारणिक क्या हुआ, जैसा कि अव्यय बताया था उसी तरह से यहाँ भी है। यह a1 b1 a2 b2 क्या है, ये सारणिक की अवयव हैं। यहाँ भी देखिए 1 2, यहाँ भी क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज लाइन को क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। r1 r2 दो ही लाइन है, 3 रहेगा तो r1 r2 r3 हो जाएगा। ये कॉलम है, स्तंभ है c1 c2। ठीक, यहाँ देने की बातें हैं कि सारणिक में हमेशा रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, हमेशा बराबर होगी। चाहे 2 गुणे 2 का हो सकता है, 3 गुणे 3 का हो सकता है, 4 गुणे 4 का भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी है कि रो और कॉलम आपस में क्या होंगे, रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, कन्फर्म हो गया। आगे देखा जाए सारणिक को, ठीक है ना, सारणिक को डेल्टा या डी से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। ठीक है ना, केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं, मतलब कि यदि अवयवों के अवयवों से सारणिक बनाया जाए, ठीक, तो केवल वर्ग अवयव जो होगा उसी के अवयवों से मिला करके हम सारणिक बना सकते हैं, क्योंकि अवयव आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, तो केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं। ठीक, दोनों में अंतर क्या है, अवयव क्या होता है, संख्या का या पद का या फलन का क्या था, एक अरेंजमेंट होता है, जबकि सारणिक क्या होता है, सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक, अव्यूह आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, जबकि सारणिक केवल वर्गाकार होती है। रो और कॉलम हमेशा दोनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अव्यूह में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मेन डिफरेंस। ठीक, अब आता है कि सारणिक दिया हो तो सारणिक का विस्तार किया जाए। अब यहाँ जैसे देखिए, यहाँ जैसे वहाँ था अव्यूह में था, ठीक, कि रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या, उसकी कोड कहलाती थी। वैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ इसकी कोड कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2 हो जाएगी। ठीक, 3 गुणे 3 हो सकता है, 4 गुणे 4 भी हो सकता है। तो अलग अलग का विस्तार कैसे किया जाएगा। अब आता है कि यदि कोई सारणिक दिया हो तो उसका हम विस्तार कैसे करेंगे। पहला है एक कोटि के सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। तो एक कोटि के सारणिक का मान स्वयं वह अवयव होता है। एक कोटि का मतलब केवल एक अवयव। जैसे देखिए, सारणिक 5 है, 5 का मान 5, माइनस है, माइनस है, केवल अवयव चिन्ह से लिखना है, अवयव होगा। ये ध्यान देना, ये मान नहीं है। यह एक कोटि की यहाँ पे फिलहाल सारणिक है, तो एक कोटि के सारणिक का मान स्वयं वह अवयव होता है। अब आता है द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। ठीक है, द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार तो देखा जाए, माने सारणिक है a1 b1 a2 b2, इसके अवयव हैं। विस्तार कैसे करते हैं, पहला a1 गुणे b2, a1 गुणे b2, फिर माइनस a2 गुणे b1, जैसा तीर लगा हुआ a1 b2 माइनस a2 b1। ये ध्यान देना है कि जब भी a1 b1 या a2 b2 लिखेंगे वो चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सारणिक -4 3 5 2, तो क्या हो जाएगा, -4 गुणे 2 -8 हो जाएगा, फिर -5 गुणे 3 हमने
माइनस 23 हो जाएगा। इस प्रकार 2 गुणे 2 की कोटि की हम सारणी का विस्तार करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि 3 गुणे 3, 3 गुणे तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार। ठीक, तो मान लीजिए सारणी को डेल्टा दिखा कि डेल्टा बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए 3 गुणे 3, 3 रो और 3 कॉलम में। इसका विस्तार करते हैं। अब चाहे रो के अनुदिश, चाहे पंक्ति के अनुदिश किया जाए, चाहे कॉलम के अनुदिश किया जाए, ये मान हमेशा बराबर आते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि हम जो है रो के अनुदिश ही करते हैं। आगे देखेंगे कि जिस रो या कॉलम में शून्य की संख्या ज़्यादा होती है उसी के अनुदिश हम विस्तार करते हैं। ठीक, अब करते क्या है, पहला ले लेते हैं। पहला क्या है, A1 है, A1 ले लेंगे। उसके बाद इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3। ठीक, फिर पहला पॉजिटिव जाएगा, दूसरा निगेटिव। पहला पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव माइनस हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, B1 है तो माइनस B1 हो गया। अब B1 से गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा A2 C2 A3 C3 A2 C2 हो गया, प्लस C1 और C1 से गुजरने वाले रो और कॉलम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा A2 B2 A3 B3 A2 बन गया। ठीक, बराबर हो गया, A1 हो गया। अब जैसे 2 गुणे 2 का विस्तार करते हैं, क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस, ऐसे हम विस्तार कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ है, विस्तार करके इसका हम मान निकालेंगे। ठीक, अब देखिए अब अगला आता है कि सारणी के गुणधर्म। ठीक है, कभी कभी सारणी बहुत बड़ा होता है, उसको हल करके सीधे सीधे किया जाए बहुत लंबा होता है, लेकिन सारणी के गुणधर्म का इस्तेमाल करके यदि उस सारणी को हम हल करें तो काफ़ी आसानी रहती है। ठीक, तो देखा जाए कि सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, पहला है लिखा हुआ है, यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए R1 R2 R3 का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। यहाँ पे देखिए C2 का प्रत्येक, तो यदि किसी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य होगा तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। हल करने की जरूरत नहीं है। यदि आप विस्तार के थ्रू, जैसे कि बताया गया 3 गुणे 3 का विस्तार कैसे करते हैं, विस्तार करेंगे तब भी उसका मान शून्य है। ठीक, दूसरा देखिए, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आपस में बदल दिया जाए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जैसे यहाँ देखा जाए एक सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, आपस में बदल दिया गया। R1 को हो गया C1 कर दिया गया, R2 को C2 कर दिया गया, R3 को C3 करेंगे, और दोनों का यदि हम विस्तार करेंगे तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए 2 गुणे 2 का है, 2 4 3 5, ये पहला रो है, पहला कॉलम, तो पहले रो को पहला कॉलम लिख लिया गया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, दोनों हल करेंगे। देखिए दोनों का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब अगला गुण देखा जाए, ये है अगला तीसरा। ठीक है, तीसरा कह रहा है, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है केवल आपस में। देखिए वहाँ क्या था, पूरा रो या कॉलम में बदला गया था। यहाँ यदि किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएगा। यदि कुछ नहीं, पहले ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए ये R1 के हुए हैं, ये R2 के हुए हैं, ये R3 के हुए हैं। ठीक, C1 और C2 इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया है। जो ही एक्सचेंज करेंगे आपस में तो माइनस हो जाएगा, और C2 वाला कहाँ आ जाएगा, C1 की जगह पे आ जाएगा, C1 वाला C2 की जगह पे, जैसे यहाँ आया हुआ है। तो जब भी रो या कॉलम को एक्सचेंज आपस में करते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अगला है कह रहा है, किसी सारणी में कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम हों तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य। ठीक, यानी का मतलब कि यदि किसी कोई सारणी है उसका 2 रो या 2 कॉलम के संगत अवयव आपस में बराबर हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे हम देखिए A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A1 B1 C1, मतलब C1 और C3 के संगत अवयव आपस में बराबर हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए C1, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 - 2 4 1 - 2 4 और
354। यहाँ क्या है, R1 और R2 दोनों के संगत आपस में बराबर है, तो उसका मान क्या हो जाएगा। पाँचवा गुण है कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को उसे किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी वो संख्या से गुणा हो जाता है। हम लोग अभी में क्या करते थे कि यदि किसी एक संख्या से गुणा करते थे तो क्या होता था, उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। यहाँ जब भी गुणा करते हैं तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ कि A1 K2, अब कॉमन जब लेंगे किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से लेंगे। ठीक, देखिए R1 से कॉमन ले लिया जाए, K कॉमन लिया गया है तो बच जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। छठवां है, कह यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयव पदों का योग है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो C1 है ये दो पदों का योग है। देखिए दो पदों का है, तो इसको अलग अलग करके क्रम कितना है 3, देखिए 3 गुणे 3 का है, इसको उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणी के योग के रूप में लिखा सकता है। करते क्या है, पहला अवयव A1 A2 A3 A1 A2 A3 लेंगे, बाकी C1 D1 C2 D2 C3 इसको कर लेंगे प्लस, बीच में प्लस रहेगा प्लस लगेगा, माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे। B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इसको लिख लिया, इस प्रकार लिखा सकता है। ठीक है, और यहाँ देखिए अगला है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक, जैसे एक सारणी डेल्टा है, डेल्टा बराबर लिखा हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, यदि देखिए यहाँ पे R2 में K से गुणा कर दिया जाए और R1 में जोड़ दिया जाए। R2 क्या है, B1 K से गुणा करें KB1 हो जाएगा, A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 और A3 प्लस BK3। इसको हल करेंगे तो देखेंगे उसका मान इसी के बराबर आएगा। यही कहा जाए, देखिए दो रो या दो कॉलम को आपस में घटाया जाए तब भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार ये गुण दिए हुए हैं, इसकी सहायता से आगे हम जो है देखेंगे कि इन गुणों का प्रयोग करके कैसे हम सारणी को हल करेंगे। बाकी प्रश्न का हल कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।